नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जी के स्टडी के एनएच पर आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर आपको भूगोल, कला, संस्कृति और इतिहास से है जो कि मॉडल पेपर सोल्व करवाए जा रहे हैं, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर वही क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या फिर जहाँ से क्वेश्चन बनकर आने की संभावना है। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को आप एक बार ज्यादा से ज्यादा जो कि शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पूछा गया है आपसे कि लाल पीली मिट्टी वाला जिला युग में है। ए ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है झालावाड़, बारा। बी ऑप्शंस में उदयपुर और पाली। सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है सवाई माधोपुर और सिरोही। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करोगे आप कि लाल पीली मिट्टी वाला जिला युग में है। देख लीजिए आप, लाल पीली मिट्टी वाला जिला युग्म कौन सा है। पहले भी बताया था मैंने आपको ये कि लाल और जो पीली मिट्टी है ये तो पाई जाती है सवाई माधोपुर, सिरोही, अजमेर, भीलवाड़ा, इन जिलों में पाई जाती है। लेकिन जो लाल लोमी मिट्टी है, लाल लोमी जो मिट्टी है राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है, यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। ठीक है, अंतर इसमें लाल और लोमी मिट्टी। लाल लोमी मिट्टी तो पाई जाती है राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में। और लाल और पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है सवाई माधोपुर, सिरोही, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर और पाली में। तो कैसी मिट्टी पाई जाती है? पर्वतीय, पर्वतीय मृदा। और झालावाड़, बारा में पाई जाती है मध्यम काली, मध्यम काली मिट्टी। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन बनकर आ जाए कि मध्यम काली मिट्टी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है, हाड़ौती क्षेत्र में मध्यम काली मिट्टी। कौन कौन से जिलों में? कोटा, बूंदी, पारा, झालावाड़, इन जिलों में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय जो मृदा है वे उदयपुर, पाली, सिरोही में पाई जाती है। और लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है सवाई माधोपुर, सिरोही, अजमेर, भीलवाड़ा। लाल लोमी मिट्टी राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ठीक है, या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 2। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को एक बार फिर से ज्यादा शेयर कर दीजिए आप। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है कि राजस्थान में सर्वप्रथम राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी घी का कारखाना किस शहर में स्थापित किया गया था? किस शहर में स्थापित किया गया था? ठीक है, ऑप्शंस आपको दे दिए गए यहाँ पर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है बूंदी। और
डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है ब्यावर। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या करोगे। दिखाई तो दे रहा है ना आपको, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी का कारखाना किस शहर में है जो कि स्थापित किया गया था, ये पूछा गया है। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। सर्वप्रथम जो वनस्पति घी का कारखाना है वो भीलवाड़ा में स्थापित किया गया था। और कब स्थापित किया गया था आप मुझे बताइए। 1964 में। ठीक है, 1964 में। ठीक है, और राजस्थान में आप बताइए कि प्रथम जो चीनी मिल है वो कहाँ स्थापित की गई थी, कौन से जिले में और कहाँ पर स्थापित की गई थी और कब की गई थी। तो राजस्थान में प्रथम चीनी मिल की स्थापना की गई थी भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। कब की गई थी? 1932 में। क्वेश्चन बनकर आता है अधिकतर परीक्षा में। प्रथम चीनी मिल भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, और कब स्थापना की गई थी इसकी? 1932 में। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान की प्रथम चीनी मिल है तो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़, और इसकी स्थापना की गई थी 1932 में। ठीक है, और दूसरी चीनी मिल पूछ ली जाए तो आपसे श्रीगंगानगर में, और उसकी स्थापना की गई थी 1937 के अंतर्गत। बूंदी बूंदी में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था सीमेंट का कारखाना। कब स्थापित किया गया था? 1915 में। सर्वप्रथम सीमेंट का कारखाना का स्थापित किया गया था लाखेरी बूंदी में। ठीक है, कब स्थापित किया गया था ये? 1915 में स्थापना, और इसका कार्य प्रारंभ हो गया था 1917 में। ध्यान में रखना है। ठीक है, सर्वप्रथम सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो लाखेरी बूंदी में 1915 के अंतर्गत। और कब कार्य प्रारंभ हो गया था? 1917 में। ब्यावर में तो आपको पता है सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1889 में। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चनों का निर्माण होता है। सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1889 में। ठीक है, ब्यावर में की गई थी, और उस मिल का नाम था द कृष्णा कॉटन मिल। मिल का नाम भी याद रखना है। ठीक है, और ब्यावर में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई थी 1889 में, द कृष्णा मिल था। इसके अलावा सर्वप्रथम सीमेंट का जो कारखाना है लाखेरी बूंदी में 1915 में, और सर्वप्रथम चीनी उद्योग की स्थापना भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में 1932 के अंतर्गत कर दी गई थी, और सर्वप्रथम वनस्पति घी का कारखाना भीलवाड़ा में 1964 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से ये जो क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, तो जो मैं आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर लिखवाती हूँ ना, तो वो आप याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ही बनकर आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या पूछा गया है आपसे कि माउंट आबू अभयारण्य माउंट आबू अभयारण्य की प्रमुख विशेषता है। प्रमुख विशेषता है। क्या विशेषता है? ऑप्शंस दे दिए गए हैं आपको यहाँ पर। घड़ियाल भी ऑप्शंस में दे दिया गया है आपको। हरे कबूतर सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है। काले हिरण, और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है जंगली मुर्गे। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 3 कि माउंट आबू अभयारण्य की प्रमुख विशेषता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन को वैसे के वैसे उठा के दे देगा। ठीक है,
ऐसा तो हो नहीं सकता कि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है वो क्वेश्चन वैसे के वैसे ही छप के आ जाए, यानी उसमें कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कि माउंट जो आबू अभ्यारण्य की प्रमुख विशेषता है, किस लिए जाना जाता है माउंट आबू अभ्यारण्य? जंगली मुर्गों के लिए। ठीक है, राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। और जो माउंट आबू अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? सिरोही में स्थित है, और ये जंगली मुर्गों के लिए जाना जाता है। जबकि जो घड़ियाल, घड़ियाल के लिए कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है? बताइए, क्वेश्चन बनकर आ जाए कि घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, तो क्या करोगे फिर आप? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। हरे कबूतरों के लिए आपको पता है सरिस्का अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, सरिस्का अभ्यारण्य। और जो ये सरिस्का अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? अलवर में। ठीक है, और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है? तो ये है कोटा बूंदी, कोटा बूंदी, धौलपुर, करौली, इसके अलावा सवाई माधोपुर, इन जिलों में विस्तृत है। ठीक है, इसके अलावा काले हिरण के लिए तालछापर अभ्यारण्य जाना जाता है, तालछापर अभ्यारण्य। ठीक है, और ये अभ्यारण्य कहाँ पर है? चूरू में। और जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है? तो आपको बता ही दिया कि माउंट आबू जाना जाता है, जो कि सिरोही में स्थित है। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो जो आपको एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर पढ़ाई जा रही है वो भी आप अच्छी तरह से कंप्लीट याद कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ही घूम फिर कर बनकर आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 4। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे? कि राजस्थान जनसंख्या घनत्व, राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में सही रखें। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे दिए गए हैं, कोटा, अजमेर, गंगानगर, चूरू। बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है अलवर, दौसा, अजमेर, चूरू। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है जयपुर, भरतपुर, जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है क्या? जयपुर, अजमेर। अलवर, दौसा। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप क्या करोगे, मुझे बताइए। कि राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार है, जो कि अवरोही क्रम सही रखें। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 200 वर्ग किलोमीटर है, सॉरी 200 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 200 वर्ग किलोमीटर। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आता है, और एग्जाम के दृष्टि से आपके लिए काफी शानदार क्वेश्चन देने वाला है। ठीक है, कई बार पूछा भी गया है और पूछा जा सकता है। तो राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में आपको इसको रखना है। अवरोही क्रम आप जानते हैं कि क्या होता है? अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम बताइए, बड़े से छोटे की ओर। तो देख लीजिए सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कौन से जिले का है, फिर उसके बाद कौन से जिले का है, बताइए। सबसे ज्यादा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व
वाला जिला है कौन सा? जयपुर। और जयपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है? 595। उसके बाद आता है फिर भरतपुर दूसरे नंबर पर, और भरतपुर का है 503। ध्यान में रखना है। ठीक है, जयपुर हो गया, भरतपुर आ गया। भरतपुर के बाद तीसरे नंबर पर कौन सा आता है? दौसा। और दौसा का जनसंख्या घनत्व आप मुझे बताइए कितना है? 476। और उसके बाद आता है अलवर। अलवर का जनसंख्या घनत्व कितना है? 438 है। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का है, फिर भरतपुर का है, फिर दौसा का है, फिर अलवर का है। वो मैंने बता दिया है कितना कितना है, आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला दूसरा कौन सा जिला है? तो वो हो जाएगा फिर भरतपुर। ठीक है, सर्वाधिक तो जयपुर है, लेकिन दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो फिर आपको करना होगा भरतपुर। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा सी ऑप्शन। जयपुर का 595 है, उसके बाद भरतपुर का आ जाता है 503, फिर दौसा का 476 और अलवर का 438। ठीक है, तो राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। यहाँ पर जैसे अवरोही क्रम आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि आरोही क्रम में रखो। आरोही, देखिए आरोही क्रम में जमाइए, तो आरोही क्रम में इस तरफ से चलना है आपको। ठीक है, कम से ज्यादा की ओर। समझ में आया आपको? क्वेश्चनों को वो अपोजिट भी पूछ सकता है वहां पर एग्जाम के अंदर। ये तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात हो गई, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो क्या करोगे फिर आप बताइए? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला भी पूछ सकता है वो आपसे। न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कौन सा जिला होगा? जैसलमेर। जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व बताइए मुझे, 17 है। ठीक है, उसके बाद बीकानेर है, और बीकानेर का कितना है? 78। उसके बाद आ जाता है बाड़मेर, और बाड़मेर का कितना है? 92। ठीक है, और उसके बाद आता है चूरू, और चूरू का है 147। ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है जैसलमेर। राजस्थान में दूसरे नंबर पर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, तो आपको करना है बीकानेर। बीकानेर का 78 है, बाड़मेर का 92 है, और चूरू का 143 है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनकर आते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ लिया गया है वो थोड़ा बहुत घुमा के वहां पर आपको देगा, वैसा का वैसा क्वेश्चन छप कर नहीं आ सकता है, थोड़ा बहुत तो चेंज करेगा, या तो पूछने के तरीके में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा, या फिर ऑप्शंस में परिवर्तन कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम यहाँ पर 5। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कि राजस्थान का क्षेत्रफल भी, राजस्थान का क्षेत्रफल है, यही पूछा गया है यहाँ पर। तो ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है 4,32,239 वर्ग किलोमीटर। बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है 1,32,147 वर्ग मील। सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है 3,42,239 वर्ग मील। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर का तो आप सभी राइट आंसर कर दोगे कि राजस्थान का क्षेत्रफल है। क्या है राजस्थान का क्षेत्रफल? अगर इस प्रकार के ऑप्शन आपको एग्जाम के अंदर मिल जाए तो क्या करोगे फिर इसका राइट आंसर आप? राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। अगर राजस्थान का क्षेत्रफल वो वर्ग मील में आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह वर्ग मील में कितना है, तो 1,32,140 आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1,32,140 वर्ग मील, और क्षेत्रफल
3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। राजस्थान के बाद आता है फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, और उसके बाद उत्तर प्रदेश और गुजरात। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान पर आता है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र आता है, उत्तर प्रदेश, और फिर आता है गुजरात। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। ठीक है, इन चीजों को वो भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम यहाँ पर 6। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में? जवाहर कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र स्थित है बीकानेर। बी ऑप्शंस में दिया गया है वो उदयपुर, जोधपुर, और डी ऑप्शंस में जयपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। यहाँ पर आपको भूगोल, कला, संस्कृति और इतिहास से 10 क्वेश्चन सोल्व करवाए जा रहे हैं। और 10 क्वेश्चन ही नहीं, आपके यहाँ पर कम से कम 20 या 25 क्वेश्चन आराम से सोल्व हो रहे हैं। तो बताइए जवाहर कला केंद्र स्थित है। अगर मान लिया जाए कि आपको अगर यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिया जाए तो क्या आप इसको सोल्व कर सकते हो? बस डायरेक्टली आपको दे दिया जाए कि जवाहर कला केंद्र है, तो कहाँ पर है बताइए? जयपुर में स्थित है। ठीक है, आपको ऑप्शंस दिया जाए या नहीं दिया जाए, आपको करेक्ट आंसर उसका याद होना चाहिए। ठीक है, जवाहर कला केंद्र जयपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1993 में। और कहाँ पर है ये? जयपुर, जवाहर कला केंद्र। ठीक है, उसी प्रकार से जो रविंद्र मंच है वो भी जयपुर में स्थित है। और रविंद्र मंच की स्थापना कब की गई थी? 1963 में। रविंद्र मंच, यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आते हैं। रविंद्र मंच है, ये जयपुर में है। और इसकी जो स्थापना है 1963 में। इसके अलावा ललित कला अकादमी, ये भी जयपुर में स्थित है। ललित कला अकादमी जयपुर, उसकी जो स्थापना है की गई थी 1957 में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। जोधपुर में तो क्या है? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, ध्यान में रखना है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, ये है जोधपुर में। और जो इसकी स्थापना है ये कब की गई थी? 1957 में, ध्यान में रखना है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में है और इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। जबकि अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर है, तो यह है जयपुर में। दोनों में अंतर है इसमें। राजस्थान संगीत संस्थान दिखाई तो दे रहा है ना आपको, यह है जयपुर में। और इसकी स्थापना की गई थी कब? 1950 में। ठीक है, तो दोनों में काफी अंतर है। उदयपुर में तो क्या है? भारतीय लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल। उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल है और इसकी स्थापना की गई थी 1950
52 में देवीलाल शामल के द्वारा। और बीकानेर के अंदर क्या है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, और उसकी स्थापना की गई थी 1983 में। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, संस्कृति अकादमी, और इसकी स्थापना की गई थी 1983 में। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने जो एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर लिखती हूँ वो भी आपको जो कि कंप्लीट याद होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से भी बनकर आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, कहीं से भी उठा के वो क्वेश्चन दे सकता है। तो जो मैं आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर करवा रही हूँ वो भी आप कंप्लीट याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कि उदयपुर भीलवाड़ा, उदयपुर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली, कौन सी बोली ज्यादा बोली जाती है, बोली जाती है, या फिर कौन सी भाषा ज्यादा बोली जाती है। ऑप्शन दे दिए गए हैं, वागड़ी, हाड़ौती, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है मेवाड़ी, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है मालवी। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कि उदयपुर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज्यादा बोली जाती है, फिर कौन सी भाषा ज्यादा बोली जाती है। उदयपुर में, भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में तो मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वागड़ी भाषा आपको पता है राजस्थान के किन जिलों में बोली जाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। राजस्थान की भाषा और बोलियां, ये वाला टॉपिक भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, जिन विद्यार्थियों ने कंप्लीट नहीं किया है वो कर लीजिए। और हाड़ौती भाषा राजस्थान की आपको पता है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों में बोली जाती है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इन जिलों में हाड़ौती भाषा बोली जाती है। मेवाड़ी भाषा उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जबकि मालवी जो भाषा है दक्षिण राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा है। दक्षिण राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा है। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 8। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं वो आपको समझ में आना अति आवश्यक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं क्या पूछा गया है। 8, ये दामना एक आभूषण है, दामना एक आभूषण है जो पहना जाता है, जो पहना जाता है, गर्दन, नाक, अंगुली, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है क्या, कान। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। ये वाला टॉपिक भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, राजस्थान के आभूषण एवं वेशभूषा। ठीक है, ये टॉपिक भी आप कंप्लीट कर लीजिए। ये दामना एक आभूषण है जो पहना जाता है, कहाँ पर पहना जाता है, अंगुली में। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा अंगुली में और कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, एक तो पहना जाता है अंगुली में अंगूठी, इसके अलावा बेठी, मूंदड़ी,
और मुद्रिका, हथपान, हथफूल, इसके अलावा अरसी, ये अंगुली में पहने जाने वाले आभूषण है। ठीक है, कान पर बता ही दिए थे मैंने उस दिन आपको कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, और लिख देती हूँ मैं। ठीक है, गर्दन पर, नाक पर, गर्दन पर पहने जाने वाले आभूषण है पोत, हाकर, सरी, आड़, खुशी, मादलिया, तिमणिया, हालरो, कुल्फी, कंठी, मटरमाला, ये आभूषण है जो कि गर्दन पर जाते हैं। नाक पर पहने जाने वाला आभूषण हो गया नथ, बेसरी, इसके अलावा काटा, चुन्नी, चोप, भोगली, केणी, इसके अलावा लौंग। ठीक है, समझ में आया? ये नाक पर पहने जाने वाले आभूषण है, नथ हो गई, बेसी हो गई, काटा हो गया, चुन्नी हो गई, चोप हो गई, भोगली हो गई। तो कोई भी एक आभूषण का नाम पूछा जा सकता है यहाँ से कि चोप आभूषण पहना जाता है, ये नाक का आभूषण है। ठीक है, कान पर पहने जाने वाले आभूषण हो गए झेला, जमेला, पीपल पन्ना, झेला, झमेला, पीपल पन्ना, इसके अलावा बाली, मूंग, लटकन, अंगोटिया, टोटी और कोकरू, ये आभूषण खा के हैं कान के आभूषण है झेला, झमेला, पीपल पन्ना, इसके अलावा बाली, लूंग, लटकन, अंगोटिया, टोटी, कोकरू, ये आभूषण कानों के आभूषण है। तो आभूषण से संबंधित कोई भी आपको एक ऑप्शन दे दिया जाए, जैसे हाथपान पहना जाता है या फिर भोगली खा का आभूषण है, तो यहाँ से है जो क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। मैंने इनके नाम लिख दिया, आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9, क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे। याद तो आपको ही करना होगा, देखो। ठीक है, यहाँ पर तो बस तैयारी करवाई जा सकती है आपको, याद तो आपको ही करना पड़ेगा और मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है। तो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9, क्या पूछा गया है कि निम्न में से शिलालेख प्रशस्ति, शिलालेख प्रशस्ति और उसके वर्ष के सही क्रम, सही जोड़े कौन से हैं? सही जोड़े पूछ रहा है, तो ऑप्शंस दे दिए गए हैं आपको। अचलेश्वर शिलालेख, अचलेश्वर शिलालेख 1285। ठीक है, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है दिलवाड़ा शिलालेख। इस प्रकार से शिलालेख और समय दिया जा सकता है आपको 1216। ठीक है, और सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460। तो कौन से जोड़े सही हैं ये देखना है आपको, तो बताइए। यहाँ ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको 1 2 3 या फिर 2 3। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 1 3 और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है 1 या 2। बताइए क्वेश्चन नंबर
नो का राइट आंसर। किन्हीं में से शिलालेख प्रशस्ति उसके वर्ष के हैं जो कि सही जोड़े कौन से हैं? तो जो अचलेश्वर शिलालेख है, बताइए क्या सही सुमेलित है ये? बताइए। ये तो बिल्कुल सही है। अचलेश्वर जो शिलालेख है 1285 का है। और दिलवाड़ा जो शिलालेख है 1216, बिल्कुल गलत है। दिलवाड़ा शिलालेख कब का है मुझे बताइए आप। अगर क्वेश्चन बनकर आ जाएगी दिलवाड़ा शिलालेख किस समय का है, कब का है? 1437, ध्यान में रखना है। 1437 का, ये वाला ऑप्शन गलत है। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460, ये वाला ऑप्शन भी सही है। तो हमारा राइट आंसर होगा एक और तीन। एक और तीन, सी ऑप्शन। समझ में आई आपको बात? ठीक है, या राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अचलेश्वर शिलालेख 1285 का, दिलवाड़ा का शिलालेख है जो कि 1437 का है, और कोमलगढ़ प्रशस्ति है 1460 की। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया कि चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ, विजय स्तंभ का निर्माण इसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन दे दिए गए आपको। राणा सांगा, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। चौहान तृतीय। बताइए क्वेश्चन नंबर 10। बहुत सिंपल सा आंसर है कि चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कल भी शायद मैंने करवाया था क्वेश्चन ये आपको। ठीक है, तो बताइए। विजय स्तंभ का निर्माण तो आपको पता है महाराणा कुंभा ने करवाया था, और वास्तुकार कौन था? जैता था। और पुनः निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो स्वरूप सिंह के द्वारा। ठीक है। और विजय स्तंभ में कितनी मंजिल है? 9 मंजिल है। विजय स्तंभ का निर्माण, वास्तुकार, पुनः निर्माण, मंजिल। ठीक है, तो इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। वास्तुकार आपको पता है इसका जैता है, पुनः निर्माण स्वरूप सिंह। ठीक है, और कितनी मंजिल इसमें? 9 मंजिल। और विजय स्तंभ पर डाक टिकट कब जारी की गई थी? 1949 में, ध्यान रखना है। विजय स्तंभ पर डाक टिकट जारी की गई थी तो 1949 में। इसमें 9 मंजिल है, और जो तीसरी मंजिल है इस पे कौन सा शब्द लिखा हुआ है? अल्लाह शब्द। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि तीसरी मंजिल पर कौन सा शब्द लिखा हुआ है, तो अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। और इस पर डाक टिकट 1949 में जारी की गई थी। तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। और महाराणा कुंभा को कौन सी उपाधि दी जाती है? अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य, या फिर हाल गुरु, दान गुरु। सबसे ज्यादा उपाधि महाराणा कुंभा को ही दी गई है। ठीक है, जबकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय को तो कौन सी उपाधि दी गई है? राय पिथौरा। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं कि, ठीक है, राय पिथौरा की उपाधि किस शासक को दी गई है? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु या दान गुरु की उपाधि दी गई है तो महाराणा कुंभा को। और महाराणा प्रताप को तो हल्दी घाटी का शेर कहा गया है। ठीक है, हल्दी, हल्दी घाटी का शेर वो है महाराणा प्रताप। राणा सांगा को उपाधि दी गई है हिंदू पथ की, हिंदू पथ की।
उपाधि। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान में रखे करो आप। यहाँ से ही जो कि क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन का निर्माण यहाँ से हो गया, दो क्वेश्चन का निर्माण यहाँ से हो गया, इसमें से भी पूछ सकता है वो। तीन क्वेश्चन का निर्माण यहाँ से हो गया, चार यहाँ से क्वेश्चनों के निर्माण हो रहे हैं 5, 6, 7, 8 और 9। 9 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से ही बन रहे हैं, देखो आप। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। आज के तुमने 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को आप एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।